नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहां पर राज करने वाली किम फैमिली के पास ऐशो आराम करने के लिए सब कुछ है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए पैसा है, अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर्स में बिलियन ऑफ डॉलर्स है, लेकिन उसी देश में आम आदमी भूखा मर रहा है। लगभग 40% नॉर्थ कोरियन पॉपुलेशन को माल न्यूट्रिशन है। 1960 तक इस देश में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। लोगों के पास पैसा था, खाने के लिए एक लंबी फूड आइटम्स की लिस्ट होती थी। लेकिन 90 के दशक तक इस देश की हालत कुछ ऐसी हो गई कि आज कुछ लोगों को वही खाने को मिलता है जो सरकार तय करती है, और ब्यूरो 39 का काम है सरकार के खर्चे उठाने के लिए कुछ भी करके पैसा इकट्ठा करना, फिर वो लीगल हो या फिर इलीगल। नॉर्थ कोरिया में स्मगलिंग, काउंटरफिटिंग और ब्लैक मार्केट जैसे काम सब कुछ अलाउड है, पर सिर्फ एक शर्त पर कि इसका फायदा किम फैमिली को मिले। लेकिन वहीं अगर कोई आम आदमी ऐसे करते हुए पकड़ा गया तो कम से कम सजा उम्र कैद है और ज्यादा से ज्यादा फांसी। नॉर्थ कोरिया के कठोर कानून और सजाएं सबके लिए एक जैसे नहीं होते। यहाँ सब कुछ सॉन्गबर्न सिस्टम पर डिपेंड करता है, और जिन भी लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की उन्हें कैंप 14 जैसे नर्क में भेज दिया जाता है, जहाँ से मुक्ति सिर्फ मरने के बाद ही मिलती है। और जब तक मौत नहीं हुई तब तक जेल में उनके ऊपर बायोकेमिकल वेपन्स की टेस्टिंग की जाती है। नॉर्थ कोरिया का एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है नोआज आर्क। यहाँ पर रेयर प्लांट्स और एनिमल को सीक्रेटली कलेक्ट करके उनका जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व किया जा रहा है। ये किसी ग्लोबल क्राइसिस के लिए है या फिर किसी डेंजरस प्लान का हिस्सा है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और उनकी साइबर आर्मी एक इनविजिबल वायरस की तरह दुनिया के सबसे पावरफुल देशों के कंप्यूटर्स में मौजूद है, और शायद आपके भी। नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है, ये सोचने में भी आपको घुटन महसूस होगी। उत्तर कोरिया में बाढ़ की विभीषिका देखकर तानाशाह किम जोंग उन इस कदर भड़क गए कि उन्होंने 30 अधिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लोग नॉर्थ कोरिया जाना पसंद नहीं करते। कई लोग तो नॉर्थ कोरिया के नाम से ही डर जाते हैं। लड़की का दावा था कि किम जोंग उन हर साल 25 कुंवारी लड़कियों को अपने प्लेजर स्क्वाड के लिए चुनता है। आपने प्रिजन ब्रेक की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, जहां हाई सिक्योरिटी गार्ड्स और स्निफिंग डॉग से बचते हुए प्रिजनर्स भागते हैं। कुछ केसेस में सुरंग खोदकर, ऊंची बिल्डिंग से कूदकर, जंगलों से किसी भी तरह प्रिजनर्स भाग जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर पूरा देश एक जेल हो? ऐसा ही एक किस्सा शिंगडोंग ह्यूक के साथ हुआ था, जो नॉर्थ कोरिया में कैंप 14 की जेल में पैदा हुआ था। टोटल कंट्रोल जोन का कैंप 14 इतना खतरनाक जेल है कि यहाँ से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं गया। दुनिया का सिर्फ इकलौता केस शिंगडोंग ह्यूक का ही है जो यहाँ से भागने में कामयाब हुआ है। शिंगडोंग ह्यूक के पेरेंट्स जेल में ही थे, जहाँ पर जानवर की तरह काम करवाया जाता था। खाने के लिए इतना कम दिया जाता था कि पूरे कैंप 14 में खाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन होता था। और जो बच्चे शिंगडोंग ह्यूक की तरह जेल में ही पैदा होते हैं उन्हें जन्म से ही देशद्रोही मान लिया जाता है। उनसे भी एक्सेसिव लेबर वर्क करवाया जाता है। जेल से भागने के बाद शिंगडोंग ह्यूक ने बताया कि जेल में भूखमरी से इतनी हालत खराब थी, भूख के मारे चूहे खाए जाते थे, नालियों से कीड़े ढूंढकर खाना, पत्तियों और घास को खाकर पेट भरा जाता था। कई बार तो गाय के गोबर में जो भी अनडाइजेस्टेड अनाज मिलता था उसे खाकर भी पेट भरने का एक मौका मिलता था। नॉर्थ कोरिया से भागने के बहुत से किस्से हैं जो सभी अपने आप में नॉर्थ कोरिया की हार्श लाइफ के बारे में बताते हैं। वहाँ की जेल, पुलिस, सरकार और कानून सभी को इकट्ठा कर दें तो कुल मिलाकर एक नर्क बनता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में देश छोड़कर जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। जिस तरह इंडिया में कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, उसी तरह नॉर्थ कोरिया में भी सोसाइटी के 3 मेजर पार्ट्स हैं, और इसे सॉन्गबर्न सिस्टम कहा जाता है। सॉन्गबर्न में 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर कोर क्लास होती है। यहाँ उन लोगों को शामिल किया जाता है जिन लोगों के पूर्वजों ने कोरिया वॉर के दौरान किम फैमिली के लिए अनकंडीशनल फेवर किया था। कोर कैटेगरी का मतलब है कि वो लोग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग में रह सकते हैं, उन्हें टॉप स्कूल में एजुकेशन मिलती है, अच्छे खाने की कभी कमी नहीं होती, और सरकार के बेहद खास डिपार्टमेंट्स में हायर पोस्ट की जॉब मिलती है। इसके बाद वेवरिंग क्लास की कैटेगरी आती है, जो कोरियन वॉर के वक्त बिल्कुल न्यूट्रल थे। बेशक से इन्होंने जापानीज कॉलोनियल रूल की जॉब की, लेकिन किम फैमिली के खिलाफ इनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इन्हें ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता, इसीलिए इन्हें मिडिल क्लास की तरह बिना आवाज उठाए अपना काम करना पड़ता है। लास्ट में सबसे नीचे हॉस्टाइल क्लास आती है, जिसे नर्क जैसी जिंदगी जीनी पड़ती है। ये लोग कोरियन वॉर के दौरान लैंडलॉर्ड्स, रिलीजियस फिगर्स या साउथ कोरिया के सपोर्टर्स थे, या यूं कह लीजिए इन लोगों ने किम फैमिली के साथ धोखा किया था। इसीलिए इनसे लेबर वर्क, खेती और सबसे मुश्किल काम करवाए जाते हैं। सबसे ज्यादा गरीबी में जीने वाले इंसान इसी कैटेगरी के होते हैं।
ब्यूरो 39 नॉर्थ कोरिया का एक ऐसा विंग है जो पैलेस इकोनॉमी को चलाता है। ये ब्यूरो 39 और पैलेस इकोनॉमी है क्या, चलिए इसे समझते हैं। किम फैमिली के खर्चे मैनेज करना और फॉरेन करेंसीज को जमा करना ब्यूरो 39 का काम होता है। सैंक्शन की वजह से नॉर्थ कोरिया लीगल तरीकों से डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कोई भी देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रह सकता। उसे अपनी फॉरेन करेंसीज के भंडार को बढ़ाने के लिए ग्लोबल लेवल पर बाकी देशों से ट्रेड करना पड़ता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिए सैंक्शन की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। इसीलिए किम जोंग उन ने ऐसा तरीका निकाला है जिसमें नॉर्थ कोरिया से वर्कर्स को दुनिया के बहुत से हिस्सों में भेजा जाता है, जहां से उनकी सैलरी से ब्यूरो 39 के पास वेस्टर्न करेंसी आती है और वर्कर्स को सिर्फ नाम के पैसे दिए जाते हैं। और अगर किसी वर्कर ने होशियारी दिखाते हुए भागने की कोशिश की तो वहां नॉर्थ कोरिया में उसके परिवार वालों को मार दिया जाता है। बल्कि दुनिया के जिस भी कोने में ये लोग काम करते हैं वहां पर उनके एजेंट्स उन पर 24 घंटे बहुत ही सख्त नजर रखते हैं। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक सिचुएशन आज इतनी गई गुजरी है कि वहां के एजेंट्स यूरोप की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ फ्रॉड करके पैसा कमाते हैं। मान लीजिए पहले वो पुराने रशियन Mi-8 हेलीकॉप्टर्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, जिन्हें वैसे भी कुछ टाइम बाद सर्विस से हटाया जाना होता है। शुरुआत में उनका बड़ा प्रीमियम दिया जाता है और फिर कुछ सालों बाद उन्हें क्रैश करवाया जाता है। बदले में कई सैकड़ों गुना इंश्योरेंस क्लेम लेकर ब्यूरो 39 के खजाने में भरा जाता है। सैंक्शंस की वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक हालत बिगड़ती जा रही है। वहां के लोगों के पास पेट भरने के लिए खाना मिलना अपने आप में एक चैलेंज बनता जा रहा है। जापानीज कॉलोनियल रूल से जब कोरिया आजाद हुआ तो कोरिया को दो हिस्सों में बांटा गया, जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो देशों को बनाया जाता है। यहाँ भी कोल्ड वॉर का इंपैक्ट देखने को मिला। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर ने सपोर्ट किया था और ये एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला देश बन गया। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए वो एक कैपिटलिस्टिक कंट्री बन गया। जब तक यूएसएसआर रहा तब तक नॉर्थ कोरिया में फूड आइटम्स की डिलीवरी बहुत ही कम रेट्स में होती थी और किम फैमिली ने अपने देश का पैसा अपने ऐशो आराम और हथियारों को खरीदने में लगाया। लेकिन 1990 के दशक में यूएसएसआर के टूटने के बाद नॉर्थ कोरिया के बुरे दिन शुरू हो गए थे। किम फैमिली के पास अब देश को अपने दम पर चलाने का कोई विजन था ही नहीं। 90 के दशक में नॉर्थ कोरिया में खाने की कमी से 30 लाख लोग मारे गए। जो लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए थे। ये सभी लोग भूख से मर गए थे। अब समय के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के आम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर जिंदा रहना है तो अपने लायक पैसा कमाना पड़ेगा, जिसके लिए उनके पास सिर्फ चोरी के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। फिर चाहे उन्हें ब्लैक मार्केट का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े, और अगर पकड़ लिए गए तो सजाए मौत मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस ब्लैक मार्केट को जंग मदांग कहा जाता है। ये ब्लैक मार्केट्स अंडरग्राउंड अमेज़न की तरह है, जहां से लोग खरीदारी करते हैं। और नॉर्थ कोरिया में ऐसे 400 से ज्यादा ब्लैक मार्केट्स मौजूद हैं जिन्हें ऑफिशियली लाइसेंस मिला हुआ है और बदले में सरकार को इससे पैसे भी मिलते हैं। इस ब्लैक मार्केट में ज्यादातर चाइनीज सामान मिलता है और उसके लिए बार्टर सिस्टम भी चलता है, या फिर किसी भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। खासकर अमेरिकन डॉलर और चाइनीज युआन में ज्यादातर डील्स की जाती हैं। चाइना और नॉर्थ कोरिया 1000 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं और वहां पर कोई भी कंटीली तारें नहीं लगी हैं जहां से सामान को इलीगली लाया जाता है। नॉर्थ कोरिया जैसा देश जहां से बाहर आना आसान नहीं है और उसकी बाउंड्री का इस तरह खुले रहना हैरानी की बात है। यही पोरस बॉर्डर यहाँ की ब्लैक मार्केट का आधार है, जहां से चाइनीज सामान की स्मगलिंग पूरे देश में की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एलीट क्लास को होता है, जिन्हें उनकी वफादारी के बदले ऐसे काम करने की छूट दी जाती है। इसीलिए वो सालों से और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। ये लोग देश की राजधानी प्योंगयांग में रह सकते हैं। इस एलीट क्लास को दोनजू भी कहा जाता है। यही कारण है कि प्योंगयांग देश की राजधानी होने के साथ साथ एलीट क्लब का हब भी है। इसीलिए कोई भी आम आदमी बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकता। जूशे फिलॉसफी को किम जोंग उन के फादर किम जोंग इल ने 1972 में अपने लोगों के सामने रखा था। मतलब साफ था कि नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। जूशे का मतलब है कि नॉर्थ कोरिया को सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना है। और इस आइडियोलॉजी के 4 प्रिंसिपल थे। पहला, ऑटोनॉमी इन आइडियोलॉजी। दूसरा, इंडिपेंडेंस इन पॉलिटिक्स। तीसरा, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। और चौथा, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। इसलिए ये लोग अपने देश में किसी भी दूसरे देश की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नॉर्थ कोरिया किसी भी दूसरे देश पर किसी भी तरह की डिपेंडेंसी नहीं रखेगा। डिफेंस में सेल्फ रिलायंस के लिए एक बड़ी आर्मी का होना बहुत जरूरी था। इसीलिए तो नॉर्थ कोरिया के पास पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। नॉर्थ कोरिया में जूशे आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स, मीडिया और इकोनॉमी पर पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इंटरनेशनल ट्रैवल पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। जगह जगह पर किम रूलर्स की फोटोज और स्टैचूज बनाए गए ताकि लोगों की नजरों में देश के असली हीरो उन्हें हमेशा हर जगह दिखाई देते रहे। आज भी किम रूलर्स के फोटोज
स्टेट ओन प्रॉपर्टीज में तो होते ही है, लेकिन लोगों के घरों में भी उन्हें सबसे ऊंचे में रखा जाता है। आज भी नॉर्थ कोरिया से सिर्फ डिप्लोमेट्स, एलिट स्टूडेंट्स, एथलीट्स और रिक्रूटेड वर्कर्स ही इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं और इन पर 24 घंटे सीक्रेट एजेंट्स नजर रखते हैं और अगर कुछ भी शक हुआ तो वापस आने पर एक टॉर्चर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। नॉर्थ कोरिया से जो भी लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन कैमरा के सामने नॉर्थ कोरिया की नर्क जैसी जिंदगी का खुलासा करने से बचते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि किम फैमिली के साथ बगावत करने का अंजाम सिर्फ मौत ही नहीं है बल्कि एक दर्दनाक और भयानक मौत है। चलिए आपको 2017 का ही एक किस्सा सुनाते हैं। किम जोंग उन का भाई किम जोंग नाम 2003 से ही नॉर्थ कोरिया से भागकर मलेशिया में छुपा हुआ था। किम जोंग उन ने अपने ही भाई को मारने की प्रॉपर प्लानिंग की। पहले तो नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने एक फेक सोशल मीडिया चैनल चलाकर प्रैंक वीडियोस बनाना शुरू किया। उसके लिए 2 लड़कियों को हायर किया गया था। पहले कुछ वीडियोस को यूं ही बनाया गया जिसमें वो कुछ बेबी ऑयल या दूसरे लिक्विड्स लोगों पर गिराकर प्रैंक किया करते थे, लेकिन 13 फरवरी 2017 के दिन किम जोंग नाम को वो कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टारगेट करने वाले थे, जहां से किम जोंग नाम कुछ घंटों में एक फ्लाइट में बैठने वाला था। उस दिन प्रैंक करते हुए उन लड़कियों को पता नहीं था कि आज वो बेबी ऑयल नहीं बल्कि किम जोंग नाम के ऊपर एक नर्व एजेंट को लगाने वाली थी। इस नर्व एजेंट से किम जोंग नाम बस कुछ मिनटों में ही मारा जाता है और उस लड़की को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसका एक प्रैंक किसी एक इंसान की जान ले चुका है और ना ही उस लड़की को यह पता था कि किम फैमिली ने उसे मोरा बनाकर अपना काम पूरा कर दिया था। न सिर्फ नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स बल्कि उनके लीडर्स किम जोंग उन भी सैंक्शंस के कारण ग्लोबल स्टेज पर आइसोलेटेड लगते हैं। पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन ने 3 बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग्स की हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई भी रास्ता नहीं निकला। किम जोंग उन की सोच और गुस्सा दोनों डिक्टेटरशिप आइडियोलॉजी की तरह है। किम जोंग उन सिर्फ अपने गुस्से को बाकी दुनिया को दिखाने के लिए जब चाहे तब मिसाइल छोड़ देता है। 2025 की शुरुआत भी किम जोंग उन ने इसी तरह की है। जापान के नजदीक एक मिसाइल को लॉन्च करके किम जोंग उन अपनी प्रेजेंस और अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड वॉर 3 का दरवाजा इसी देश से खुलेगा। ना ही किम जोंग उन अपने न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ना चाहता है और अमेरिका के सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया के लोगों को भूख से मार रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो नॉर्थ कोरिया और वेस्टर्न वर्ल्ड की लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज वहां की लेबर क्लास को ही करना पड़ता है। और भूलिए मत, नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है।